हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो हमारा ओ लेवल्स एंड आईजीसीएसई इकोनॉमिक्स का पेपर 2 होता है, उस पेपर 2 के सेक्शन बी में जो 2, 4, 6 और 8 मार्कर के क्वेश्चंस आते हैं, हमें उन क्वेश्चंस को किस तरह अटेम्प्ट करना होता है। और आज की क्लास जो है वो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है आंसर स्ट्रक्चरिंग के लिए। तो जो आंसर स्ट्रक्चरिंग मैं आपको बता रहा हूँ, आपने पूरा साल पास पेपर्स प्रैक्टिस करते हुए यही आंसर स्ट्रक्चरिंग फॉलो करनी है और पेपर में भी आपने इसी तरीके से अपने आंसर्स को ड्राफ्ट करना है। तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। अच्छा जी, अब देखें, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं 2 मार्कर क्वेश्चंस। अब 2 मार्कर क्वेश्चन जो है ना, वो आपके पेपर में 3 तरीके से आ सकता है। सबसे पहले वो 2 मार्कर में आपसे डिफाइन करवा सकता है, या स्टेट का सवाल आ सकता है, या सवाल आ सकता है आइडेंटिफाई का। तो बारी बारी जो है हम तीनों केसेस डिस्कस कर लेते हैं। अगर 2 मार्कर में डिफाइन का क्वेश्चन आया है तो आप सबसे पहले उस टर्म को डिफाइन करेंगे जिस टर्म की उसने डेफिनेशन मांगी है, और अगर उस टर्म की कोई एग्जाम्पल है तो आप एग्जाम्पल भी साथ मेंशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर सवाल आता है डिफाइन मेरिट गुड्स, तो आप मेरिट गुड्स की डेफिनेशन तो लिखेंगे ही, साथ में आप एग्जाम्पल भी ऐड करेंगे। अगर फ्री गुड्स का, पब्लिक गुड्स का या डीमेरिट गुड्स का सवाल आता है तो आप डेफिनेशन के साथ लाजमी एग्जाम्पल ऐड करेंगे। लेकिन अगर किसी ऐसी टर्म को वो डिफाइन करवा रहे हैं जिसकी कोई एग्जाम्पल नहीं है, तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन ही लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड की डेफिनेशन आ गई, सप्लाई की डेफिनेशन आ गई, तो इनमें कोई एग्जाम्पल्स हमने नहीं पढ़ी, तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वो डिफाइन का सवाल दे रहा है तो आप सबसे पहले उस टर्म को डिफाइन करें और याद करें कि क्या हमने उसकी कोई एग्जाम्पल पढ़ी है या नहीं पढ़ी। अगर एग्जाम्पल है तो वो भी आप साथ में मेंशन करेंगे डेफिनेशन के, नहीं है तो फिर आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा जो 2 मार्कर का क्वेश्चन आ सकता है ना, वो आ सकता है स्टेट का, और स्टेट वाले सवाल में वो यूजुअली आपसे फॉर्मूला पूछता है। जैसे फॉर एग्जांपल सवाल आ गया, स्टेट द फॉर्मूला ऑफ पीईडी, स्टेट द फॉर्मूला ऑफ पीईएस। तो इस टाइप के सवाल में आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला मेंशन करेंगे, आपको आगे पीछे कोई और लंबी करने की जरूरत नहीं है। बाज दफा ऐसा होता है कि बच्चे जो है, अगर पीईडी के फॉर्मूले का सवाल आता है तो बच्चे साथ में डेफिनेशन भी लिख देते हैं, फिर फॉर्मूला लिखते हैं। तो इसकी जरूरत नहीं है। एग्जामिनर ने जब आपसे फॉर्मूला मांगा है तो आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला ही लिखेंगे। और अगर सवाल आइडेंटिफाई का आता है तो आइडेंटिफाई वाले सवाल में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। यानी अगर सवाल आया आइडेंटिफाई का तो आप सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स मेंशन करेंगे, उनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे सवाल आया आइडेंटिफाई 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो भाई सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के नाम लिख दें, लैंड एंड लेबर या कैपिटल एंड एंटरप्राइज। उनको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। वी जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई, वी जस्ट नीड टू मेंशन द पॉइंट्स, वी डोंट नीड टू एक्सप्लेन देम। ठीक है, तो आई होप ये 3 टाइप्स के सवाल क्लियर होंगे जो 2 मार्कर में आ सकते हैं। पहला डिफाइन का सवाल आ सकता है, डिफाइन वाले सवाल में डेफिनेशन लिखनी लाजमी है, और अगर एग्जाम्पल है तो आप एग्जाम्पल भी लिखेंगे। दूसरा जो सवाल आ सकता है वो आ सकता है स्टेट का, और उसमें यूजुअली फॉर्मूला पूछा जाता है, तो फॉर्मूले वाले सवाल में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लिखना है, आगे पीछे कोई और लंबी करने की जरूरत नहीं है। और तीसरे टाइप का जो सवाल आ सकता है ना 2 मार्कर में, वो आ सकता है आइडेंटिफाई का। तो आइडेंटिफाई वाले सवाल में सिर्फ 2 पॉइंट्स मेंशन करने हैं, उनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब मैंने अपने कुछ सॉल्व्ड आंसर्स भी अटैच किए हुए, तो हम उनको भी देख लेते हैं कि आंसर कैसे ड्राफ्ट हुए हुए, ताकि चीजें और क्लियर हो जाए। अब देखें, पहला सवाल आया है डिफाइन का, डिफाइन मेरिट गुड्स। तो देखें, मैंने मेरिट गुड्स को डिफाइन किया है पहले, और क्योंकि मेरिट गुड्स की एग्जाम्पल है तो मैंने साथ में एग्जाम्पल भी लिखी है। अगर किसी ऐसी चीज को वो आपसे डिफाइन करे जिसमें एग्जाम्पल ना हो तो डेफिनेशन इनफ है, एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा देखें, मैंने इधर एक स्टेट वाला सवाल भी अटैच किया हुआ है कि स्टेट द फॉर्मूला ऑफ पीईडी। तो मैंने सीधा सीधा पीईडी का फॉर्मूला लिखा, आगे पीछे मैंने कोई और लंबी नहीं की। ठीक है, अब आइडेंटिफाई वाला सवाल देख लेते हैं। तो देखिए, आइडेंटिफाई का क्या सवाल आया है, आइडेंटिफाई 2 फंक्शंस ऑफ मनी।
तो मैंने सीधे सीधे दो फंक्शंस ऑफ मनी लिख दिए, यूनिट ऑफ अकाउंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। इनको हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब एक दो छोटी छोटी कॉमन मिस्टेक्स हैं बच्चों की जो बच्चे अक्सर करते हैं, हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली मिस्टेक जो बच्चे करते हैं ना वो ये होती है कि जो आइडेंटिफाई का सवाल आता है ना जिसमें 2 पॉइंट्स लिखने होते हैं, उसमें बच्चे ऐसे आंसर लिखते हैं, नंबर 1 नंबर 2। तो ऐसे नंबर 1 के आगे वो पहला पॉइंट लिख देंगे, नंबर 2 के आगे दूसरा पॉइंट लिख देंगे। तो हमें नंबरिंग नहीं करनी होती, हमें डायरेक्ट एंड करके आंसर देना होता है। आप पहले पहला पॉइंट लिखोगे, एंड करके दूसरा पॉइंट लिखोगे, आपको नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बुलेट पॉइंट्स लगाते हैं कि पहला बुलेट लगाया, पहला पॉइंट लिखा, दूसरा बुलेट लगाया, दूसरा पॉइंट लिखा। तो ये तरीका भी गलत है। सही तरीका आइडेंटिफाई वाले सवाल को करने का ये है कि आप पहला पॉइंट लिखें, एंड लगाएं और आगे ही दूसरा पॉइंट लिख दें। तो आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं 4 मार्कर क्वेश्चन पे। अच्छा जी, अब जो 4 मार्कर क्वेश्चन है ना, 4 मार्कर क्वेश्चन हमेशा हमेशा स्टार्ट होगा एक्सप्लेन के वर्ड से। और जब भी 4 मार्कर क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें आपको 2 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे विद एक्सप्लेनेशन। यहां पे मार्क्स की डिवीजन कैसे हुई है, 4 मार्कर क्वेश्चन में सबसे पहले आप पहला पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे, यानी पहला पॉइंट मेंशन करेंगे, तो इसका मिलेगा आपको 1 मार्क। फिर आगे उसी पॉइंट को फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, इलेबोरेट करेंगे, तो उसका मिलेगा दूसरा मार्क। ठीक है, फिर आप पैरा चेंज करेंगे, नंबर 2 पॉइंट मेंशन करेंगे तो उसका मिलेगा 3rd मार्क, और नंबर 2 पॉइंट को इलेबोरेट करने का मिलेगा 4th मार्क। यानी आपको 4 मार्कर क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स लिखने हैं विद एक्सप्लेनेशन। पहला पॉइंट विद एक्सप्लेनेशन लिखने के 2 मार्क, दूसरा पॉइंट विद एक्सप्लेनेशन लिखने के दूसरे 2 मार्क, ऐसे आपके 4 मार्क्स बनेंगे। तो ये तो सीधा सीधा तरीका हो गया इसको आंसर करने का। लेकिन आप कोशिश करें कि जब आप 4 मार्कर क्वेश्चन स्टार्ट करें ना तो आप स्टार्ट करें डेफिनेशन से। आप क्या करें, की टर्म को डिफाइन कर दें, यानी जिस टॉपिक का सवाल है, जो की टर्मिनोलॉजी है ना सवाल में, आप उसको डिफाइन कर दें। अब देखें, वैसे तो ये चीज ऑप्शनल है, लेकिन ये चीज अक्सर हेल्पफुल साबित होती है स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट है जिसने डेफिनेशन नहीं लिखी, उसने डायरेक्ट पॉइंट से आंसर शुरू किया। उसने पहला पॉइंट विद एक्सप्लेनेशन तो लिख दिया, उसके मिल गए 2 मार्क। लेकिन उस स्टूडेंट ने दूसरा पॉइंट सिर्फ मेंशन किया, उसको वो प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो अब वो डिजर्व करता है 3 मार्क। लेकिन इसलिए वो 3 मार्क डिजर्व करता है क्योंकि उसने सेकंड पॉइंट को इलैबोरेट नहीं किया ना। लेकिन अगर वो डेफिनेशन लिख दे तो चांसेस है कि एग्जामिनर उसकी गलती को माफ कर दे और एग्जामिनर पूरे 4 मार्क्स दे दे। अब जरूरी नहीं है ऐसा हर बार पॉसिबल हो, कभी कभार एग्जामिनर दे देता है, कभी कभार नहीं देता। तो बेहतर यही है, मैं रेकमेंड करूंगा कि आप अपना आंसर शुरू करें डेफिनेशन के साथ। आप सबसे पहले की टर्म को डिफाइन करेंगे, फिर आप पैरा चेंज करके सेकंड पैरा शुरू करेंगे। सेकंड पैरा में आप पहला पॉइंट लिखेंगे, उसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। फिर आप दोबारा पैराग्राफ चेंज करेंगे और थर्ड पैराग्राफ में आप सेकंड पॉइंट लिखेंगे और उसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, डेफिनेशन ऑप्शनल है, लेकिन कोशिश करें लिखें, ताकि अगर आंसर ऊपर नीचे होता है, एक्सप्लेनेशन ऊपर नीचे होती है, तो एग्जामिनर शायद हमें डेफिनेशन का मार्क दे दे। ठीक है, अब यहां भी मैंने अपना एक 4 मार्क का सॉल्व्ड आंसर अटैच किया हुआ है, तो इसको भी देख लेते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है, एक्सप्लेन 2 कॉजेज ऑफ अ शिफ्ट टू द राइट इन द डिमांड कर्व ऑफ फिश। अब इस सवाल में की टर्म क्या नजर आ रही है भाई, डिमांड। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने डिमांड को डिफाइन कर दिया, जो कि मेरी ऑप्शनल चीज थी, जो कि मेरा ऑप्शनल पैराग्राफ है। अभी फिलहाल मुझे इसका कोई भी मार्क नहीं मिला है। अब मुझे मार्क मिलना शुरू होगा सेकंड पैराग्राफ से। देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया, द फर्स्ट रीजन ऑफ इंक्रीजिंग डिमांड फॉर फिश इज इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। तो ये मैंने पहला पॉइंट बता दिया कि फिश की डिमांड क्यों बढ़ रही है, क्योंकि कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है। तो ये पॉइंट मेंशन करने का 1 मार्क मिलेगा, आगे मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसका दूसरा मार्क है। क्लियर है चीज है। अब देखें, फिर मैंने सेकेंडली करके दूसरा पॉइंट लिखा कि भाई फिश की डिमांड क्यों बढ़ सकती है, पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से। ये पॉइंट मेंशन किया, इसका तीसरा मार्क। आगे इसको एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन करने का चौथा मार्क। क्लियर है चीज है। तो डेफिनेशन ऑप्शनल, फिर सेकंड पैराग्राफ में फर्स्ट पॉइंट विद एक्सप्लेनेशन,
थर्ड पैराग्राफ में सेकंड पॉइंट विद एक्सप्लेनेशन, ऐसे 4 मार्कर का आंसर ड्राफ्ट होगा। अब आ जाते हैं 6 मार्कर क्वेश्चन पे। जो आपका 6 मार्कर क्वेश्चन है ना, वो हमेशा स्टार्ट होगा एनालाइज के वर्ड से। और 6 मार्कर क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक 6 मार्कर क्वेश्चन आता है विद डायग्राम, दूसरा 6 मार्कर क्वेश्चन आता है विदाउट डायग्राम। तो हम बारी बारी दोनों केसेस देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 6 मार्कर विदाउट डायग्राम। तो देखें, जब भी 6 मार्कर क्वेश्चन विदाउट डायग्राम आएगा ना, तो उसका आंसर का स्ट्रक्चर 4 मार्कर वाले क्वेश्चन की तरह ही बनेगा। बस आपने एक एक्स्ट्रा काम करना है। वो एक्स्ट्रा काम ये करना है कि जैसे 4 मार्कर में आप 2 पॉइंट्स विद एक्सप्लेनेशन लिखते थे ना, 6 मार्कर में आप 3 पॉइंट्स विद एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, की टर्म को डिफाइन करेंगे। पैरा चेंज करके सेकंड पैराग्राफ में फर्स्ट पॉइंट विद एक्सप्लेनेशन, फिर थर्ड पैरा में सेकंड पॉइंट विद एक्सप्लेनेशन, और फोर्थ पैरा में थर्ड पॉइंट विद एक्सप्लेनेशन आएगा। इसमें भी डेफिनेशन ऑप्शनल है, लेकिन मैं वही बोलूंगा लिख दो, ताकि अगर एक्सप्लेनेशन ऊपर नीचे हो तो शायद एग्जामिनर आपके मार्क्स ना काटे। ठीक है, तो ये तो सवाल हो गया विदाउट डायग्राम वाला। अब आ जाते हैं विद डायग्राम वाले सवाल पे। तो जो आपका 6 मार्कर विद डायग्राम वाला सवाल होगा ना, उसका आंसर स्ट्रक्चरिंग बड़ा सिंपल है। उसमें 4 मार्क्स आपको मिलेंगे डायग्राम बनाने के, और 2 मार्क्स आपको मिलेंगे उस डायग्राम को एक्सप्लेन करने के। तो ऐसे 6 मार्क्स एलोकेट किए जाते हैं। अब बच्चों का सवाल आता है, सर एक बात बताएं, हमें कैसे पता लगेगा कि 6 मार्कर क्वेश्चन विद डायग्राम वाला आया है या विदाउट डायग्राम वाला आया है? तो इसका जवाब भी सुन ले, वो सवाल में मेंशन होगा। अगर सवाल में मेंशन है कि एनालाइज यूजिंग अ डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम या एनालाइज यूजिंग अ पीपीसी डायग्राम, तो आप समझ जाइएगा कि वो डायग्राम वाला क्वेश्चन है। और अगर डायग्राम या ग्राफ का वर्ड मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, तो आप समझ जाएं कि ये 3 पॉइंट्स वाला क्वेश्चन है, जिसमें हमें डेफिनेशन प्लस 3 पॉइंट्स विद एक्सप्लेनेशन लिखने हैं। अब यहां भी मैंने सॉल्व्ड आंसर अटैच किया है, तो देख लेते हैं। अच्छा देखें, अब सवाल पढ़ते हैं हम। एनालाइज यूजिंग अ डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम। भाई डायग्राम का वर्ड आ गया, मतलब कौन सा सवाल है? विद डायग्राम वाला सवाल है। और विद डायग्राम वाले का पैटर्न क्या है? 4 मार्क्स फॉर डायग्राम, 2 मार्क्स फॉर एक्सप्लेनेशन। आगे देखें सवाल क्या लिखा है, द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीजिंग डिमांड फॉर कार्स ऑन द मार्केट फॉर टायर्स। तो बहरहाल ये तो जब हम पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे, लेकिन देखें पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया, फिर मैंने ये ग्राफ बनाया। इस ग्राफ को बनाने के 4 मार्क हैं, और आगे मैंने इस ग्राफ को एक्सप्लेन कर दिया, इसकी एक्सप्लेनेशन के हैं 2 मार्क। तो 4 मार्क ग्राफ बनाने के हैं, 2 मार्क है उसको एक्सप्लेन करने के। ऐसे आपका जो है 6 मार्कर विद डायग्राम वाला सवाल आंसर किया जाएगा। अब आ जाए 6 मार्कर विदाउट डायग्राम वाले सवाल पे। देखें क्या लिखा है, एनालाइज हाउ गवर्नमेंट कैन इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ मेरिट गुड्स। तो सबसे पहले सवाल किसका है भाई? मेरिट गुड्स का है। तो मैंने मेरिट गुड्स को डिफाइन कर दिया, और ये चीज मेरी थी ऑप्शनल। तो मैंने सबसे पहले मेरिट गुड्स को डिफाइन किया। यहां तक अभी मुझे कोई मार्क नहीं मिला है फिलहाल। फिर मैंने फर्स्ट पॉइंट विद एक्सप्लेनेशन लिखा, फिर मैंने सेकंड पॉइंट विद एक्सप्लेनेशन लिखा, फिर मैंने थर्ड पॉइंट विद एक्सप्लेनेशन लिखा। तो ऐसे मेरा 6 मार्कर का आंसर ड्राफ्ट होगा। तो आई होप ये क्लियर होगा। अब आते हैं थोड़ा सा टेक्निकल सवाल, जो कि 8 मार्कर का क्वेश्चन होता है उस पर। देखें आखिरी जो हमारे पास सवाल होता है ना, वो पार्ट डी होता है 8 मार्कर। और जो 8 मार्कर क्वेश्चन होता है वो हमेशा हमेशा शुरू होता है डिस्कस के वर्ड से। और 8 मार्कर आंसर हमेशा हमेशा 2 साइडेड होगा। 2 साइडेड का क्या मतलब है कि अगर वो एडवांटेजेस पूछ रहा है, तो आप खुद से एडवांटेजेस के बाद डिसएडवांटेजेस भी बताओगे। अगर वो कोई स्टेटमेंट दे रहा है, तो पहले आप उससे अग्री तो करोगे, फिर उससे डिसएग्री भी करोगे। तो 2 साइडेड आंसर देना होता है 8 मार्कर क्वेश्चन में। ठीक है, अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सवाल पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि वो सवाल में पूछ क्या रहा है। वो कोई स्टेटमेंट्स आपको अग्री करवाना चाह रहा है, या वो एडवांटेजेस पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो उसने पूछा है ना उसका जवाब दे देंगे। अगर उसने एडवांटेजेस पूछे तो आप एडवांटेजेस बता दें। अगर वो कोई स्टेटमेंट से अग्री करवाना चाह रहा है आपको, तो पहले आप अग्री कर लें। तो आप क्या करें, 2 to 3 पॉइंट्स लिख दें फेवर में या अग्री में। ठीक है, और यहाँ 2 to 3 पॉइंट्स का मतलब है विद एक्सप्लेनेशन। मिसाल के तौर पे सवाल आया कि डिस्कस वेदर और नॉट द डिमांड फॉर कार इज गोइंग टू राइज इन द फ्यूचर। तो आप पहले अग्री करेंगे, हाँ भाई गाड़ियों की डिमांड बढ़ेगी,
क्यों बढ़ेगी? 2 से 3 पॉइंट्स बता दें विद एक्सप्लेनेशन अलग अलग पैरा में, तो आप 2 से 3 पैरा बनाएंगे, उसमें अग्री करेंगे बात से, ठीक है। फिर आप पैरा चेंज करें और लिखें ऑन दी अदर हैंड, और उस स्टेटमेंट से डिनाई करें, और डिनाई में या डिसएग्री में आप 2 से 3 पॉइंट्स लिख दें। तो पहले अग्री के 2 से 3 पॉइंट्स आप बनाएंगे विद एक्सप्लेनेशन, और फिर डिसएग्री के 2 से 3 पॉइंट्स बनाएंगे विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है जी। अब बच्चे अक्सर सवाल करते हैं कि सर एक बात बताएं, 2 पॉइंट्स लिखने हैं अग्री में या 3 लिखने हैं, और डिसएग्री में भी 2 लिखने हैं या 3 लिखने हैं, 2 या 3 का क्या मतलब है? तो इसका जवाब भी सुन लें कि आपने टोटल 5 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, या आप अग्री में 3 लिखें, डिसएग्री में 2 लिखें, या आप अग्री में 2 लिखें और डिसएग्री में 3 लिखें, या आपकी अपनी चॉइस है। एग्जामिनर ने आपको बाउंड नहीं किया हुआ, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आप वो लिखेंगे, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, लेकिन टोटल 5 पॉइंट्स लिखने हैं, और सारे पॉइंट जो है वो अलग अलग पैरा में लिखे जाएंगे, और आप चाहें तो डायग्राम बना सकते हैं, मना नहीं है, ठीक है। वो सवाल पे डिपेंड करता है कि क्या डायग्राम बनेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 8 मार्कर क्वेश्चन में कंक्लूजन रिक्वायर्ड नहीं है। बच्चे अक्सर कंक्लूजन लिख के अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो एग्जामिनर कंक्लूजन नहीं मांगता, कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। आपने सिर्फ पहले अग्री करना है, फिर आपने डिसएग्री कर देना है। अब मैं एक सैंपल आंसर भी दिखा देता हूं तो चीजें और क्लियर हो जाएं। देखिए सवाल क्या लिखा हुआ है, डिस्कस वेदर और नॉट एजिंग पॉपुलेशन बेनिफिट्स एन इकोनॉमी। क्या एजिंग पॉपुलेशन इकोनॉमी को बेनिफिट करती है? तो पहले क्या करना है भाई, इससे अग्री करना है, और अग्री के कितने पॉइंट्स बनाने हैं, 2 या 3, आपकी मर्जी है। तो देखें पहले मैंने अग्री के पॉइंट्स लिखे, एन एजिंग पॉपुलेशन कैन बेनिफिट टू एन इकोनॉमी इन सेवरल वेज। अब यहां से मैंने पहला पॉइंट शुरू किया, इसको एक्सप्लेन किया, फिर सेकंड पॉइंट लिखा, इसको एक्सप्लेन किया, फिर थर्ड पॉइंट लिखा, फिर इसको एक्सप्लेन किया। तो मैंने फेवर में 3 पॉइंट्स लिखे हैं। अब देखें मैंने ऑन द अदर हैंड लिखा, ऑन द अदर हैंड डाल के अब मैं डिसएग्री करना शुरू कर दूंगा। ऑन द अदर हैंड एन एजिंग पॉपुलेशन में नॉट बेनिफिट टू एन इकोनॉमी। एजिंग पॉपुलेशन इकोनॉमी को बेनिफिट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, अब मैं डिसएग्री के पॉइंट्स बताऊंगा, और क्योंकि मैंने अग्री में 3 लिख दिए हैं तो मैं डिसएग्री में सिर्फ 2 लिखूंगा। ये पहला डिसएग्री का पॉइंट आ गया, और ये मेरा आगे दूसरा डिसएग्री का पॉइंट आ गया। तो क्लियर है 8 मार्कर क्वेश्चन कैसे ड्राफ्ट होगा। 8 मार्कर क्वेश्चन में पहले आपने अग्री करना है, फिर डिसएग्री करना है, टोटल 5 पॉइंट्स बनाने हैं, कंक्लूजन की जरूरत नहीं है। तो इसी तरीके से आगे जो है आप जब भी पास पेपर्स करेंगे तो यही पैटर्न फॉलो करते हुए अपने आंसर्स ड्राफ्ट करेंगे, और सीआईज में भी आपने इसी तरीके से क्वेश्चंस को आंसर करना है, ठीक है। अब इंशाल्लाह अगली क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।